तो आज हम लोग जो है B.Com फोर्थ सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट इनकम टैक्स और B.Com सेकेंड सेमेस्टर में जो है माइनर पेपर या स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का ये पेपर है। इनकम टैक्स का सिलेबस जो है मेजर में ज़्यादा है और माइनर में कम है। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थी पढ़ सकते हैं इसको, चाहे वो B.Com फोर्थ सेमेस्टर के हों या B.Com सेकेंड सेमेस्टर के हों, दोनों में आवश्यक है। B.Com फोर्थ सेमेस्टर में जो है 6 क्रेडिट का है और B.Com सेकेंड सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का है इनकम टैक्स। पहला क्लास है, आइए थोड़ा सा इसका परिचय देखा जाए, फिर जो है क्रमशः पढ़ा जाएगा, चैप्टर पढ़ा जाएगा और फिर जो इसमें MCQ बनेगा वो MCQ भी सॉल्व किया जाएगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है। लिखा है द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स। सभी लोग जानते हैं कि सरकार जो है खेती का कार्य नहीं करती है और ना ही जो है वो सरकार का काम बिजनेस करना है। जहाँ पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो है सरकार ना तो बिजनेस का कार्य करती है और ना ही जो है अन्य कोई कार्य करता है। तो फिर गवर्नमेंट को जो है सेना के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से आपको अपना घर चलाने के लिए, फी भरने के लिए और कपड़े वगैरह, कापी किताब खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप या तो जॉब करते हो या तो बिजनेस करते हो। सरकार ये दोनों कार्य नहीं करता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स के रूप में जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो वही लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स। देखा है दैट एक्ट ऑफ लेविंग टैक्स इज कॉल्ड टैक्सेशन। अब जब टैक्स लगाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन बेसिकली क्या हुआ, कर लगाने का प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस हुआ एक तरह से। ए टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि आज हमारा मन नहीं कर रहा है इस साल हमको टैक्स देने का मन नहीं है तो हम नहीं देंगे। अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो आपसे जबरदस्ती वसूला जाएगा। कैसे, फफेला पकड़ के, ठीक। लेकिन टैक्स देना ही है। आरपी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट किस पे लगाता है, ऑन इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे किसी तरह का जो है कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस वगैरह ये सब आते हैं। द पर्सन हु आर टैक्स हैव टू पे द टैक्स इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग रिटर्न फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस बाय द गवर्नमेंट। द टैक्स may be imposed on income and wealth of the person or corporation and the rate may vary। यानी कि सरकार इंडिविजुअल पे, कॉर्पोरेशन पे या गुड्स पे, सर्विस पे या आपके इनकम पे किसी भी तरीके से टैक्स लगा सकता है। ठीक है, और वो आपको कंपल्सरी देना। अब आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। ये थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक है, दिख रहा है आपको। आइए, व्हाट इज टैक्स। टैक्स मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू। यानी टैक्स जो होता है वो सरकारी आय का जो है एक अनिवार्य सोर्स होता है। assessed and imposed by the government on the activity, enjoyment, expenditure, income, occupation, leverage, property, etc। कह रहा है कि जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है वो किसी एक्टिविटी पे हो सकता है, इंजॉयमेंट पे हो सकता है, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स होता है। आप पिक्चर देखने जाते हो तो जितना टिकट होता है उस टिकट पे क्या होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है। कोई खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर, इनकम, ऑक्यूपेशन, कोई पैसा वगैरह है, कोई आपको छूट मिला है, प्रिविलेज है, उस पे हो सकता है या प्रॉपर्टी पे हो सकता है। ठीक है, यानी सरकार किसी भी तरह से टैक्स लगा सकती है, चाहे आप इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिविजुअल के रूप में हो सकता है या संगठन के रूप में भी। व्यक्ति अगर है संगठन के रूप में कार्य करता है, जैसे कंपनी है, फर्म है, ये क्या करते हैं, संगठित रूप से कार्य करते हैं। और इंडिविजुअल यानी सोल प्रोप्राइटर के रूप में कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो या इंडिविजुअल में सैलरी होल्डर होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, तो ये हो सकता है। टैक्स इज द इम्पोजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल चार्ज और अदर levy upon a taxpayer by the state or other functional equivalent of the state। फिर तमाम लोगों की जो है परिभाषाएं दी गई हैं, विभिन्न प्रोफेसरों की परिभाषा दी गई है। ये आमतौर पे जो है जो
चूंकि ये लॉ है तो लॉ की परिभाषा कहाँ होती है, कोर्ट में होता है, ठीक है। तो जो कोर्ट परिभाषित करता है, समय समय पे केस आए, मुकदमे आए, उसके बेसिस पे कोर्ट क्या करता है, परिभाषित करता है। कुछ विद्वान जो होते हैं, जो लॉ के जानकार होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उन्हीं में से एक आध का देख लिया जाए, जैसे सेलिंगमैन ने क्या कहा कि द टैक्स इज अ कंपल्सरी कलेक्टेड डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि टैक्स जो है एक अनिवार्य कलेक्शन होता है, दान के रूप में हो सकता है, किससे, फ्रॉम पब्लिक यानी कि जनता से, विच इज यूज फॉर, जो कि यूज किया जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, जो सभी के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी सरकार जो टैक्स वसूलती है वो किसी एक व्यक्ति पर, एक समुदाय पर, एक धर्म विशेष पे उसे खर्च नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो सभी पे खर्च किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रोड बनवाती है, ठीक है, तो वो रोड पे सभी चल सकते हैं, इंसान भी चल सकते हैं, कुछ एक आध महीने से नहाए नहीं है वो भी चल सकते हैं, हाँ। तो फिर है करेक्टर इंडिविजुअल्स नीड्स, फिर टेलर टैक्स मीन्स कंपल्सरी डोनेशन बाय द पब्लिक विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट फॉर सच डोनेशन। इन्होंने सीधे सीधे एक छोटी सी परिभाषा दिया कि टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी डोनेशन है जो किससे मिलता है, बाई पब्लिक से मिलता है, और विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट, बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के, यानी जो देने वाला होता है उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिले ये जरूरी नहीं है ना, फॉर सच डोनेशन, यानी कि आमतौर पे ये जो है अनुदान के रूप में या दान के रूप में हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया कि टैक्स क्या होता है, क्यों इतना तो आप जान ही गए होंगे कि टैक्स क्या है। यानी कि जो टैक्स पेयर होता है उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो, यानी आप नहीं कह सकते सरकार से कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो हमारे गली का जो है नाली आप बनवाओगे तभी आपको हम टैक्स देंगे, ऐसा नहीं है। सरकार को आप टैक्स दे दोगे, सरकार जो है सार्वजनिक रूप से जो यूज होने वाली चीजें होती है, जैसे मान लो अभी डिफेंस पे खर्चा करना है, तो अब कोई कहे कि नहीं हम आपको टैक्स देते हैं तो हमारे दरवाजे पे गार्ड लगा दीजिए, है ना, हमारे घर की रक्षा करने के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। सरकार क्या करती है, सेना और पुलिस पे खर्च करती है। सेना जो है बॉर्डर पे रक्षा करता है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर आके बम ब्लास्ट ना कर सके, कुछ ऐसी गतिविधि ना कर सके, और पुलिस रखती है देश के अंदर जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसके कलेक्ट करने का दो तरीका होता है, या हम यूं कहें कि टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में बताया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि ए डायरेक्ट टैक्स इज really a tax which is paid by a person on whom it is a legally imposed and a burden of which cannot be shifted to any other person is called direct tax। यानी परिभाषा जो है, जो लिखा गया है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है। ये टैक्स किसी अन्य व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यदि मान लीजिए टैक्स जो है अंकिता पे लगता है तो अंकिता को ही पेड करना पड़ेगा, ये अपने मौसी से नहीं कर सकते हैं कि कह जाए कि ठीक है कि नहीं नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, आ जाइए हमारे मौसा से ले लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक कि पति पत्नी भी होते हैं, अगर पत्नी के ऊपर टैक्स लगता है तो पत्नी को ही जमा करना होता है, पति को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी भी दशा में डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन्स। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि लेवी इन कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, यानी कि डायरेक्ट टैक्स इसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे क्या माने जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा, उसी के द्वारा वसूल किया जाएगा। जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है, अंजलि ध्यान दो, जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी व्यक्ति से क्या किया जाता है, वसूल किया जाता है। उस टैक्स का बर्डन भी क्या होता है, उसी व्यक्ति पे पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वो अपना जो टैक्स लायबिलिटी है वो किसी अन्य व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कोई ऐसा भी टैक्स होता है क्या कि लगाओ किसी और पे, शिफ्ट कर दो किसी और पे, है ना, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा होता है। अगर परिभाषा में ये लिखा है कि देखो जो झूठ बोलने वाले होते हैं ना,
अगर कोई बोल दे कि नहीं नहीं हम कसम खा कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, पक्का समझ जाना कुछ झूठ जरूर बोल रहा है, थोड़ा बहुत उसमें क्या है, झूठ है, क्योंकि उसकी आत्मा कह रही है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो जबरदस्ती कहता है नहीं मैं एकदम 100%। सफाई देने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ कुछ कमी हो, जहाँ कमी नहीं है वहाँ सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों क्या? हाँ दवाई अभी तो हम 2 महीने से शुरू ही नहीं है, पासों की बच्चे आ रहे थे, हम बता के 2 महीने से कॉलेज में उसको यूज नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो मैं चर्चा कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये देखा कि डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो सकता है, नहीं शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब कोई टैक्स अवश्य ऐसा होता होगा जो क्या होगा, शिफ्ट भी हो सकता है। दूसरा है, अब यहाँ डायरेक्ट टैक्स की भी परिभाषा अलग अलग लोगों ने दिया, जैसे डॉक्टर डॉल्टन, ठीक है, ये डॉल्टन है, डिटाल साबुन इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, फिर तो डॉक्टर डॉल्टन लिखा है टैक्स इज लेविड ऑन वन पर्सन एंड सेम इज पेड बाय दैट पर्सन देन इट इज सेड टू बी डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है और जब पेमेंट भी उसी के द्वारा किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर प्रोफेसर ये कौन है, बुलक 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 बुलक, हाँ अपने यहाँ इंडिया बुलक कार्ट बैलगाड़ी। और द लेवी ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज एंड डायरेक्ट टैक्स, सिमिलरली टैक्स लेवी ऑन इनकम इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोफेसरों की परिभाषाएं दी गई हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। ठीक है, अभी जब हम लोग अंतर करेंगे तब भी फिर इस चीज को समझ लेंगे। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि वो टैक्स जो लगाओ किसी और पे, वसूला किसी और से जाता है और उसका बर्डन किसी और व्यक्ति पे पड़ता है, तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब ये हो कि मारो इनको, चोट लगे इनको, आज सोहरा रही है भाई, ठीक, आज चिल्ला रहे हैं, ये ऐसा टैक्स भी लगाया जाता है किसी और चीज पे, है ना, और वसूला जाता है किसी और से। आइए परिभाषा देखिए कि द टैक्स व्हिच इज बर्डन इज पासेस ऑन द थर्ड पार्टी आर कलेक्टेड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इन्होंने बहुत संक्षिप्त में एक डेफिनेशन दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक व्यक्ति अपना बर्डन क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आइए थोड़ा इसको समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, गुड्स और सर्विस पे लगता है। जैसे अब सर्विस टैक्स वैट तो खत्म हो गया है, एक्साइज ड्यूटी कस्टम, अब उसके जगह पे आ गया क्या है, जीएसटी। अब क्या आ गया है, जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में जो है सर्विस पे अलग टैक्स लगता था और गुड्स पे अलग टैक्स लगता था। आगे आप 5th सेमेस्टर में जब जाओगे तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स। फिलहाल में इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है। फिर भी आपके मन में आ रहा होगा सर थोड़ा सा बता ही दीजिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्वेश्चन तो आइए करेंगे एग्जाम में, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है बच्चों गुड्स और सर्विस पे, और डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, सीधे जो आपकी इनकम होती है उस पे जो है टैक्स लगता है। तो मान लीजिए सपोज दैट कि कोई वस्तु है, जैसे साबुन है लक्स, LUX, इसको लगाता कौन है, करीना कपूर, है ना, करीना कपूर भी लगाती हैं और आप भी लगाते हो, दोनों लोग लगाते हो। अच्छा आप डेक्सोना लगाते हो, नहीं, और रिन साबुन लगाते हो का। तो लक्स साबुन है, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। इसको किसने बनाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसको बनाता है। अब जो टैक्स लगेगा वो इस लक्स साबुन पे लगेगा, किस पे लगेगा, लक्स साबुन पे। जितना लक्स बनेगा उतने पे टैक्स लगेगा। माना कि अगर इस पे 12% का टैक्स है, ठीक है, तो प्रत्येक साबुन पे 12% की दर से टैक्स लगेगा। अब कलेक्शन किससे किया जाएगा, तो कलेक्शन किया जाएगा जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है उससे वसूल किया जाएगा, यानी इसको बनाने वाले से वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो अब फैक्ट्री कहती है कि भैया हम एक तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने से लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। मान लीजिए ये लक्स साबुन लगा लेती है तो जो है सुंदर दिखने लगती है,
तो इनको अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इस देश की सारी जनता को क्या करता है, प्रसन्नता देता है ना। और उसके ऊपर टैक्स भी दे तो सरकार से कहता हम नहीं बनाएंगे, जाओ, ठीक है ना। एक तो जो हम कमा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स ले रहे हो, आज जो साबुन बनाया उस पर भी टैक्स लो, हम नहीं बनाएंगे, हम नाराज हो गए। तो सरकार उसको बोला मोदी आया का कान में, देखो तुम हमको टैक्सवा दे दो, ठीक है, और फिर तुम क्या करना, जिस व्यक्ति को प्रसन्नता दे रहे हो ना उससे वसूल लेना। बात समझे? यानी जिस व्यक्ति को तुम बेचोगे उससे क्या करना, वसूल लेना। तो अब फैक्ट्री वाला किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर को। अब यहां से साबुन किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास है। तो माना कि साबुन का दाम 10 रुपया है और 1 रुपया टैक्स है, तो ये जो कंपनी होगी वो होलसेलर से कहेगी कि देखो भैया 10 रुपया का साबुन है और 1 रुपया क्या है, टैक्स है, ये 11 रुपया हमको दोगे तब हम तुम्हें देंगे। तो होलसेलर भी कहेगा, है ना, कि हम 10 रुपया के साबुन पे कहाँ 11 रुपया, है ना। तो वो कहेगा कि 1 रुपया इसमें से हमने क्या दिया है, टैक्स दिया है, किसको, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा है हमसे कि आपसे वसूल लें। कहा ठीक है भाई हम दे देंगे, लेकिन हम किससे वसूलेंगे। तो कहा जैसे सरकार ने हमसे कहा था वैसे हम भी तुमसे कहा, वो भी कान में बुला के फुसफुसा दिया, वसूल लेना, जिस व्यक्ति को बेचना उससे क्या करना, वसूल लेना। अब ये यहाँ से किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। तो ये अपना टैक्स किससे वसूल लेगा, रिटेलर से वसूल लेगा, जो टैक्स इसने होलसेलर को दिया। और फिर रिटेलर से किसके पास जाएगा, रिटेलर से इनके पास जाएगा, है ना, ये ठीक है, ये है। अब ये साबुन को क्या करेंगे, अपने हाथों से, देखो गाल पे लगा है ना, गाल चमकाने के लिए साबुन लगा रहे हैं। अब ये लगाते समय मजा इनको आ रहा है, खुशी इनको मिल रही है कि नहीं। तो खुशी के बदले में क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्यों, खुशी है ना। तो अब ये है कस्टमर, ये किसी को बेच तो नहीं रहे, अंतिम उपभोक्ता क्या है, यही है। इसीलिए ये टैक्स जो है, अब रिटेलर भी इनसे 1 रुपया टैक्स वसूला, लेकिन ये किसी से वसूल नहीं सकते। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगाया तो जाता है किस पे, प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, और वसूला किससे जाता है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला होता है या जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है। और ये जो है क्रमशः शिफ्ट होता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, अंतोगत्वा कहाँ पहुंच जाता है, कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। तो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, टैक्स का बर्डन पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, धीरे धीरे शिफ्ट होते वो कहाँ चला जाता है, कंज्यूमर के ऊपर। तो लगाया प्रोडक्ट पे, वसूला प्रोड्यूसर से, ठीक है, और बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। यानी अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना चाहते हो तो आप साबुन मत लगाओ, है ना। अब जो साबुन नहीं लगाएगा वो सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देगा, पियरी माटी से अब वो कर रही है, हम तो वो या पोखरी है वही में जाके तुम माटी लेके लाफिन लेंगे, है ना, हम नहीं सुरक्षा, हम तो जानते ही नहीं थे कि हम टैक्स दे रहे हैं। तो भैया अगर आप कोई भी सर्विस या कमोडिटी यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। तो कौन सा टैक्स शिफ्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, सर्विस और कमोडिटी पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है कि नहीं, आमतौर पे किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए तब अंतर देख लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट टैक्स is tax wherein the levy on tax is made on a person and responsibility to paying such tax is fixed on that person। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगाया जाता है, उसी व्यक्ति से वसूला जाता है, बर्डन भी उसी ऊपर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ये जिस व्यक्ति पे लगा दिया वो फेविकोल से चिपक जाता है कि नहीं, फिक्स हो जाता है, उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि भैया लगाओ किसी और पे, वसूलो किसी और से, और बर्डन करो किसी और से। यानी ये जो है दूसरे के ऊपर क्या होता है, जाके चिपक जाता है, बात समझे। यानी कि किसके ऊपर जाके चिपकेगा,
हाँ, सीधे किस पे जाके चिपकेगा? कंज्यूमर के ऊपर, जो उस कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा या जो उस सर्विस का कंजम्पशन करेगा। लेवी कौन होता है? कह रहा है डायरेक्ट टैक्स इज लेवी ऑन पर्सन, ठीक है, यानी किस पे लगाया जाता है? व्यक्ति पे लगाया जाता है। आगे हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि व्यक्ति कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये लोग पर्सन की मीनिंग में आते हैं। तो जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पर्सन पे लगाया जाता है। और ये किस पे लगाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है। अब इंडिया में दोनों मिला के एक टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स ट्रांसफर हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और कौन सा टैक्स ट्रांसफर नहीं हो सकता? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड या ट्रांसफर टू अदर पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड और ट्रांसफर टू अदर पर्सन। नेक्स्ट है नेचर। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और ये कैसा होता है? रेग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी आपका बढ़ता चला जाएगा, है ना। और ये ऐसा नहीं कि 1 लाख साबुन लोगे तो आपको कुछ और टैक्स देना पड़ेगा और 100 लाख साबुन लोगे तो कुछ और टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। अगर 1 लाख साबुन पे 10% है, 1 रुपया है, तो 100 साबुन लोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। 1000 साबुन लोगे तो 1 रुपए के रेट से 1000 रुपए ही देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स? तो आंसर क्या होगा? इनकम टैक्स, ठीक है। जो लोग कम इनकम पाते हैं सरकार उनको क्या करती है? छूट दे देती है। जैसे अभी 14 लाख तक जो है, 15 लाख तक अगर कोई इनकम, वैसे तो 12 लाख कहा गया है, लेकिन छूट मिला के 14-15 लाख तक कोई सैलरी पाता है तो उसको 1 रुपये भी डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उससे ऊपर होगा तो लगेगा। अब उससे ऊपर हो गया, मान लो कोई 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, 20% के रेट से लिया जाएगा, 30% के रेट से लिया जाएगा। तो ये बढ़ता घटता रहता है। फिर है इफेक्ट। कह रहा है द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूशन द वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ है जरा समझिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर सरकार से पूछा जाता है कि आप टैक्स क्यों वसूलते हो, डायरेक्ट टैक्स क्यों वसूलते हो, ठीक है, तो वो कहता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पर्पस क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इसमें केवल आर्थिक की बात किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे मान लीजिए सपोज है कि ये जो है अमीर आदमी है, ये कोई अमीर आदमी है। जैसे मान लीजिए, चलो मान लेते हैं हम, हाँ ठीक है, ये कोई अमीर आदमी है। जैसे मान लीजिए अभी हम लक्स साबुन की बात कर रहे थे, तो ये करीना कपूर है, ठीक है। और इनकी इनकम का ये दिया है पार्ट डायग्राम, ये इनकी इनकम का पार्ट डायग्राम। और ये हैं हम, है ना, ये सामान्य जनता है हम। मेरी इनकम कितनी है? आंख से दिख ही नहीं रहा है ना, उसका डायग्राम बनाया तो दिख ही नहीं रहा है। और इनकी इनकम जो है टावर जैसे खड़ा है, इतनी ज्यादा ये पैसे कमाती है। तो सरकार कहती है देखो करीना जी, तुम कितना ज्यादा पैसा कमाती हो, है ना, कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा इनकम हम ले लें, थोड़ा सा इनकम क्या करें, ले लें, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी इनकम यहाँ से उठा के ला के अगर इस मास्टरवा के खाते में जोड़ दें तो इसका भी क्या होगा? इनकम दिखने लगेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार क्या करती है? अमीरों से टैक्स के रूप में पैसे लेकर के और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बात समझना, गरीबों में क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी आप ऐसे समझिए, आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो क्या मोदी जी हल जोत के लाए हैं? हाँ नहीं ना, योगी जी अपने मठ से दे रहे हैं? नहीं, तो वो अमीर लोगों ने टैक्स दिया। अंकिता ध्यान दीजिए, अमीर लोगों ने क्या किया? टैक्स दिया। और उसी टैक्स के पैसे से सरकार क्या करती है? आपको गैस सब्सिडी दे देती है, स्कॉलरशिप दे देती है, किसानों को जो है किसान निधि दे देती है। जिनके पास आवास नहीं है उनसे कहती है ठीक है करीना जी, तुम महलों में रहती हो, क्या इस गरीब को एक छोटा कमरा नहीं मिलना चाहिए? करीना जी कहती है मिलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं ठीक है लाओ टैक्स का पैसा दे दो, है ना। तो फिर वो अमीर से टैक्स से पैसा लेता है और फिर गरीब का एक छोटा सा घर बना देता है कि नहीं है। कहते हैं तुम्हारे वहां तो घर में पाइप आता है गैस का, और इस कुसमी जंगल के किनारे
कोई महिला है वो भी तो काजल लगाती है, लेकिन जब वो जो है चूल्हा फूंकती है, फूंक लिया और उसके बाद जब आँख में जाता है और जब पोंछती है तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो है क्या बन गई। तो क्या उसको सुंदर दिखने का अधिकार नहीं है ना? तो करेंगे जी कहती है हाँ है, तो कहते दे दो पैसा, है कि नहीं है? तो सरकार क्या करती है, फिर उनसे पैसा ले लेती है और उस महिला के पास जाकर के गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा देती है और कहती है देखो तुम भी काजल लगा के और ठुक ठुक गैस जला के खाना बनाओ, है ना? तो कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए जो टैक्स का पैसा आया उससे थोड़ा गरीबों का सहयोग हुआ कि नहीं हुआ, है ना? मान लीजिए 5 किलो अनाज मिल जा रहा है प्रति व्यक्ति। अब किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं तो उसको 25 किलो अनाज मिल गया, तो वो जो 400-500 रुपया मजदूरी कमा रहा है वो उसमें से 25 किलो से कम अनाज खरीदना पड़ेगा, तो वो किसी अन्य कार्य में पैसा खर्च कर सकता है। सरकार ने क्या बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया। अब डॉक्टर के पास जाओगे प्राइवेट डॉक्टर में तो कहता है 1000 रुपये फीस लूंगा तब तुम्हारे मुंह पे टैक्स जलाऊंगा, है कि नहीं है? हाँ, तब तुम्हारा इलाज करूंगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, 1 रुपये का पर्ची कटवाओ और जितना मर्जी उतना टार्च मुंह पे जलवा के चेक करवा लो। हाँ सही बात है, जितने डॉक्टर देखते हैं चाहे वो कितना भी बढ़िया क्लिनिक हो, जब तक उनका एक बार बैटरी ठोकते नहीं है ना, तब तक उनका जलता ही नहीं। जैसे उठाएंगे मुंह बाओ, मुंह बा दिया, ठीक दब्बे नहीं करेंगे, फिर चेक करेंगे। इतने कंजूसड़े होते हैं कि 5 रुपये का सेल बढ़िया नहीं बदले होते, फिर वो टार्च से जला के आपका चेक कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सरकार जो है कई तरह की सुविधाएं इन्हीं टैक्स के पैसे से देता है ना? किन पैसों से? इनकम टैक्स के पैसों से जो सरकार को मिलता है उससे देश के अंदर। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जैसे अगर सरकार मुफ्त में दे रही है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये रेवड़ी बांट रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को अकर्मण्य बना रही है। मेरा मानना है कि ये बहुत गैर उचित नहीं है, ये उचित है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही है कि बड़े लोगों से लेकर के और छोटे लोगों में क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो गरीब होता है उसको थोड़ा सा पुश मिलता है और वो जो कमाता है वो, अब सरकार क्या मान के चल रही है, अब मेरे गांव में क्या है, मनरेगा से मान लीजिए लोगों को बेरोजगारी मिल जाता है, अगर काम नहीं किए तभी पैसा मिलता है, उसमें मनरेगा से मिल जाता है। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, स्कूल में बच्चे को बस्ता मिल जा रहा है, खाने के लिए खिचड़ी मिल जा रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल जा रहा है, सारी सुविधाएं, घर बनवा दिया सरकार ने, अब वो बैठ के ताश खेल रहा है। ठीक, जब काम करने के लिए कहिए कहता है मेरे पास टाइम नहीं। हम कर क्या रहे, देख नहीं रहे हो, मैं 500 लगाऊंगा 1500 कमाऊंगा, जुआ खेल रहा। तो सरकार ये तो मान के नहीं चल रही ना, वो तो इसलिए दे रही है कि इन छोटी छोटी अगर खर्चों को थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो ये व्यक्ति जैसे पहले कमा रहा था वैसे ही कमाएगा, तो अपने लिए कुछ पैसा बचा के रखेगा, अपने लिए कैपिटल का निर्माण करेगा। तो जो अपवाद स्वरूप 2-4% लोग हैं जो जीवन में तरक्की नहीं चाहते, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है, ना ही सरकार उनको ध्यान में रख करके करती है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स का या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम समझ में आ गया, सामाजिक आर्थिक विकास समझ में आया, है ना? लोगों का क्या होगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, ये डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होगा बच्चों? इफेक्ट के बेसिस पे देखिए, द पर्पज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज टू बी, अच्छा ये तो बता ही दिया, एग्जांपल दिया है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो वेल्थ टैक्स 2017 में समाप्त हो गया है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, वो भी क्या होता है, कंपनियों पे लगाया जाता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स ही माना जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका जो है जीएसटी है, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स अब समाप्त कर दिया गया है। अब हम आते हैं बच्चों इनकम टैक्स, ठीक है, कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पर लगता है, बात मत करिए हमेशा, ठीक है। कह रहा है कि इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के हिसाब से इनकम टैक्स का संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्रीय सरकार में, है ना। केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री कौन है, तुम बताना बेटा, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है। अब वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, हाँ, निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी को जो है क्या होगा, बजट पेश होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स इज अ वेरी
इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स, कर का इनकम टैक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सरकार को जितने भी डायरेक्ट टैक्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है इनकम टैक्स का होता है। इट इज द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा है यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और जो है टैक्स माना रेवेन्यू का सोर्स माना जाता है। द गवर्नमेंट नीड मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, कह रहा है देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को इसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। सेफगार्ड एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन पावर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि हमें विदेशियों से रक्षा करने के लिए या देश के अंदर जो है वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए मनी की आवश्यकता जो होती है वो डायरेक्ट टैक्स से पूरा होता है। इट इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट सच वेलफेयर्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स व्हिच इज द ब्रिज एंड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर्स, कह रहा है कि सरकार जो है वेलफेयर स्कीम के माध्यम से अमीरों और गरीबों के बीच में एक सेतु की तरह से कार्य करता है। ठीक है ना। फिर है आगे poor. For the purpose of mobilization of fund from the various sources is required. These source may be direct or indirect. कह रहा है कि इसका पर्पस क्या होता है, जो फंड है उसका मोबिलाइजेशन किया जाए और चाहे सीधे तरीके से हो या मतलब डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से हो। इनकम टैक्स is the one of the most important tools to achieve the balanced socio-economic growth. कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास का जो है या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण जो है टूल्स के रूप में यूज किया जाता है ताकि जो सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आया समझ में। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, पहला ऑब्जेक्ट लिखा है द रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी जो देश के अंदर किसी कारणवश धन में संपत्ति में जो इनइक्वालिटी आ गया है और समानता आ गया है, उस असमानता को समाप्त करने के लिए या उस असमानता को कम करने के लिए, देखिए समाप्त करना पॉसिबल नहीं है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप धन देकर के अमीर नहीं बना सकते जब तक वो व्यक्ति स्वयं अमीर ना हो। ठीक है, अगर कोई तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए टू ब्रिंग आउट इक्वालिटी बिटवीन क्लासेस ऑफ द टैक्स पेयर, कह रहा है कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनके बीच में जो है इक्विटी मतलब होता है क्षमता, बराबरी, ठीक है, लाने का प्रयास टू एसोसिएट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि देश का जो है लगातार विकास करने के लिए, आर्थिक वृद्धि करने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। फिर है टू मेक अवेलेबल फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि फंड बनाना ताकि उस फंड का जो है यूज करके देश का आर्थिक विकास किया जा सके। फिर है इनकरेज इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू कैपिटल गुड्स, यानी कि नए नए कैपिटल गुड्स बनाने के लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी जो है उद्देश्य होता है। फिर है टू चैनलाइज इन्वेस्टमेंट इनटू दोज सेक्टर विच कंट्रीब्यूट द मोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहा है कि जो देश के अंदर जो है ज्यादा आर्थिक विकास करते हैं उनके लिए फंड की उपलब्धता कराना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है ना, अब रोड बन जाने से मोबिलिटी क्या हो जाती है, तेज हो जाता है, फैक्ट्रियों को माल पहुंचाने में आसानी होता है। जैसे बिजली की सुविधा, तो बिजली की सुविधा कोई प्राइवेट व्यक्ति थोड़ी बना सकता है ना। रेलवे कोई प्राइवेट व्यक्ति बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा भी तो कितना दूर बनाएगा? अगर मानिए बहुत पैसा है उसके पास तो थोड़ी दूर बना लेगा, अपने लिए बना लेगा, लेकिन सबके लिए समान अवसर तो उपलब्ध नहीं होगा। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसी भी देश के तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए आवश्यक होता है। अब इनमें क्या होता है कि लंबा समय लगता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग इस सेक्टर में जाना नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट व्यक्तियों के पास पहली बात तो उतनी पैसे नहीं होते, अगर है भी तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए बिहार, अब रोड बनवाए, अगली बार बाढ़ आया, रोडवे तो आ गया, अब कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति उसको बनवाया होगा तो उसका तो सारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इस सेक्टर में जो है प्राइवेट लोग आना नहीं चाहते, जबकि देश के अंदर रिपीट डेवलपमेंट के लिए, तेजी से विकास करने के लिए इनका होना आवश्यक है। तो सरकार क्या करते हैं, अमीरों से पैसा लेकर के रोड बनवा देती है, आए पर एक पतला चक्का वाला साइकिल चलाते हुए चली आती है। आगे बढ़ते हैं। Who is liable to pay income tax? इनकम टैक्स
कौन पे करने के योग्य है या कौन लाइबल है, किसको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो लिखा है एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति whose taxable income the previous financial year, यानी पिछले गत वर्ष में, वित्तीय गत वर्ष में जिसके ऊपर चार्ज किया जाएगा एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट, यानी कि जो न्यूनतम टैक्सेबल लिमिट है उससे ऊपर वित्तीय यानी कि गत वर्ष में, पिछले गत वर्ष का मतलब क्या होता है, पिछला वर्ष, ठीक है। तो पिछले गत वर्ष में जिसकी इनकम लिमिट से ज्यादा है। अब सरकार समय समय पे लिमिट तय करती है कि आप 5 लाख तक कमाते हो। अब जैसे मैं पढ़ रहा था जब 2006 में, तो उस समय 40,000 रुपया तक जो है कर मुक्त था, और 40,000 से ऊपर जो कमाने वाले थे उनको टैक्स देना पड़ता था। अभी 12 लाख तक क्या है, कर मुक्त है, तो बहुत ज्यादा का अंतर आ गया है। तो सरकार समय समय पे ये तय करती है। is liable to pay income tax to the central government during the current financial year on income of the previous financial year at the rates in force during the current financial year, यानी कि पिछले वर्ष आपने जो कमाया था उस पर इस फिनेंशियल यानी करंट फिनेंशियल ईयर में करंट वर्ष में जो है आपको टैक्स देने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आपने कमाया अभी गत वर्ष 2000 मान प्रीवियस ईयर 2024-25, ठीक है। तो इस पे टैक्स आप कब दोगे, आप दोगे असेसमेंट ईयर या जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26। तो कमाओगे यहाँ और टैक्स भरोगे, ठीक है। पहले कमा लोगे तब ना टैक्स दोगे, ऐसा तो नहीं ना बिना कमाई आपसे टैक्स ले लिया जाए। आया बात समझ में, क्यों बच्चों आगे बढ़े। इसके बाद क्या है, फीचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की विशेषता क्या है। इनकम टैक्स चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है, प्रीवियस ईयर की। पहले डायरेक्ट टैक्स का जो है विशेषता देख लीजिए। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि इनकम टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे चार्ज किया जाता है। तो मान लो यहीं पे एमसीक्यू बन सकता है कि इनकम टैक्स चार्ज ऑन, तो दे देगा ऑप्शन प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, है ना, 1961, क्यों, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा। तो जब आप जानते रहोगे तभी बताओगे कि इनकम टैक्स कब इंपोज होता है, प्रीवियस ईयर एट द रेट विच प्रिस्क्राइब बाय द फिनांस एक्ट, ठीक है। अब ये क्या है की और बनेगा कि इनकम टैक्स में रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो किस एक्ट के द्वारा, फिनांस एक्ट के द्वारा जो है ये फिनांस एक्ट, ठीक है, फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, संबंधित गत वर्ष में जो है फिनांस एक्ट के द्वारा रेट या रेट्स जो है तय किया जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर फिनांस एक्ट पास एवरी ईयर बाय द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बजट। कह रहा है कि जो फिनांस एक्ट होता है वो प्रतिवर्ष, जो अभी 1 फरवरी 2026 को जो है निर्मला सीतारमण क्या करेंगे, बजट पेश करेंगे। उसी में पता चलेगा कि इनकम टैक्स का रेट इस साल क्या लगने वाला है, मतलब आगे वाले वर्ष में क्या लगने वाला है। तो जो आपका फिनांस एक्ट होता है वो कहाँ पास होता है, प्रत्येक वर्ष, इसमें पार्लियामेंट में। कब पता चलता है, जब सरकार क्या करती है, बजट पेश करती है। आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स लेवी ऑन अ पर्सन इन रिलेशन टू हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगाया जाता है। यानी कि टैक्स का संबंध आपके प्रीवियस ईयर इनकम से ही होता है। कुछ अपवाद हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर के पहले का भी कोई इनकम है तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। जैसे आप खूब बोरा में पैसा भर के रखे थे, छापा पड़ा इनकम टैक्स का, पकड़ा गया, है ना, तो अब सरकार ये पता करने का, इनकम टैक्स ये पता करेगा कि आपने 1972 में कमाया था कि 1990 में कमाया था। अरे जब पकड़ाया तब टैक्स दो, ठीक है। लेकिन सामान्य नियम क्या है कि गत वर्ष में जो आपने कमाया उसी पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है द टैक्स पेयर लायबिलिटी इज डिटरमाइंड विच रेफरेंस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो आपके निवासी स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। गत वर्ष की इनकम पे लगता है, लेकिन
आपका रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी कि आगे एक टॉपिक है, चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कौन व्यक्ति जो है यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आपने नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम खूब सुनते हो, एनआरआई सुनते रहते हो ना, तो ये सब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर है लायबिलिटी टू इनकम टैक्स अराइज ओनली वेयर द टोटल इनकम ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक्सीड द maximum limit of free amount prescribed by the finance act to the relevant previous year। यानी कि आपके ऊपर जब टैक्स तभी आपको देना पड़ेगा कि जो फिनांस एक्ट के द्वारा मैक्सिमम जो है टैक्स फ्री अमाउंट बताया गया है उस इनकम से क्या हो ज्यादा। यानी जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था कि प्रीवियस ईयर जो पिछले साल फरवरी में बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को कि 12 लाख रुपए तक का जो है टैक्स आपको नहीं देना है। यानी किसी व्यक्ति की इनकम सैलरी कितनी है 12 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब यह है कि जब 12 लाख से आप ऊपर जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे उतने पे ही केवल टैक्स लगाया जाएगा, जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर प्रोग्रेसिव एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम। यानी इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये जो है कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती है, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। हाई करें तब हम कमाई पे नहीं करेंगे, ना कमाएंगे ना सरकार को टैक्स देंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा कमाने का प्रयास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा देश को टैक्स देते हैं। फिर लिखा है इट इज कंपल्सरी डिडक्ट फ्रॉम टैक्स एट सोर्स टू पे द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए जिन संस्थाओं को ये कहा गया है कि उनको टीडीएस काटना है तो उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो टीडीएस काटेंगे, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस काट के और सरकार के खाते में क्या करें जमा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है टैक्स की क्या हिस्ट्री रही है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप पढ़िए, समझिए। पहला है अगर आप जो है कंटिन्यू इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। हम आपको जो है पूरे इनकम टैक्स का एकदम कंटिन्यू वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।